अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर 7 हमारा है, इसका मैं आपको पार्ट 3 पढ़ाऊँगा एंड इसी के साथ हमारा जो चैप्टर होगा वो यहाँ पे एंड होगा इंशाल्लाह। तो अभी तक हम पढ़ रहे हैं अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन हम पढ़ रहे हैं, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है। कल मैंने आपको बताया था कि किस तरह से ड्यू टू द न्यू इंटरवेंशन है जो पॉलिटिकल पार्टीज़ या बाकी जो ग्रुप्स है उन्होंने कैसे फोर्स किया आदिवासीज़ को कि जो उनकी एक परमानेंट सेटलमेंट थी उसको उन्होंने छोड़ा। आफ्टर दैट जो ये आदिवासीज़ थे या जो ये ट्राइबल पीपल थे उन्होंने फेस किए मिलियंस ऑफ प्रॉब्लम्स, क्योंकि इनको अब अकोमोडेट करना था खुद को किसी और जगह पे एंड ऐसी जगह पे जो इनके लिए बहुत ही मिजरेबल थी एक अंदाज से, क्योंकि ये उनके लिए आसान था नहीं कि खुद को अकोमोडेट करना है ऐसी एलियन प्लेस पे जहाँ पे उनको कुछ नहीं था पता। एंड जो इनकी ओल्ड प्लेस थी उनको छीन लिया गया, उनको स्नैच किया गया, जो एरिया थे उनको बंद किया गया अंडर, चाहे वो नेशनल पार्क हो, चाहे वो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेटिव हो, या चाहे वो बाकी माइनिंग हो, या चाहे वो बाकी इंडस्ट्रीज हो, वहाँ पे वो सेटअप किए गए। एंड जो ये आदिवासी थे इनको वहाँ से निकाल दिया गया एंड इससे जो इनके जो बच्चे हैं उनकी जो एजुकेशन वो मुतासर हो गई, इनमें जो माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम हो गया। इसके अलावा इनको अब काम भी नहीं मिलने लगा एंड अब इनको एक्सप्लॉइट किया गया एक हिसाब से, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने इन आदिवासीज़ को एक्सप्लॉइट किया। उन्होंने इनको तो जॉब्स प्रोवाइड किए, बट उन जॉब्स में इन आदिवासीज़ को बहुत ही कम अमाउंट मिलता था एंड उस अमाउंट से इन आदिवासीज़ के लिए वो गुजारा करना बहुत ही मुश्किल था। आज हम पढ़ेंगे माइनॉरिटीज़ एंड मार्जिनलाइजेशन, क्योंकि आपका जो पहला यूनिट है उसमें आपने देखा कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने प्रोवाइड किए हैं बहुत से जो लॉज हैं या बहुत से जो आर्टिकल्स हैं उनमें प्रोवाइड किया गया है एक सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है जो यहाँ पे माइनॉरिटीज़ है। उन माइनॉरिटीज़ में एसटीज़ एससीज़ जो ये आदिवासीज़ है वो आते हैं। बात आई आपको यहाँ तक समझ में? अगर हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें बहुत से मतलब आर्टिकल्स है, लाइक अगर हम देखेंगे आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें कहा गया है कि मतलब प्रोहिबिटेशन किया गया कि आप किसी की जो रेस होगा या किसी का जो मज़हब होगा, कोई कास्ट होगा या प्लेस ऑफ बर्थ होगा, आप उस पर कभी नहीं इंटरफेयर करोगे। अंडर आर्टिकल 15 में ये बात कही गई है। इसी तरह से जो आर्टिकल 17 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें कहा गया है कि एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी हमें यहाँ पे उसको क्या करना है, ख़त्म करना है, क्योंकि जो इंडिया की सोसाइटी थी, इस सोसाइटी में जो अनटचेबिलिटी है ये बहुत पहले से था, ये बहुत पहले से था। एंड जो अनटचेबल्स बेचारे थे उनके साथ बहुत ही मतलब गलत तरह से वो इस्तेमाल करते उनको इस्तेमाल करते थे। सो आर्टिकल 17 ने उनको भी क्या दी, थोड़ी बहुत मतलब फ्रीडम प्रोवाइड की। इसी तरह से अगर हम देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का और एक आर्टिकल है, दैट इज़ आर्टिकल 30 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें कहा गया है 30 में कि जो ये माइनॉरिटीज़ है उनको हम क्या करेंगे, प्रोवाइड बेसिक एजुकेशन हम उनको प्रोवाइड करेंगे। एंड इसी तरह से जो आर्टिकल 29 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें ये कहा गया है कि हम प्रोटेक्शन करेंगे जो इनकी लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है या जो कल्चर है इन जो माइनॉरिटीज़ है। मैंने कहा कि जो आर्टिकल 29 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें ये कहा गया है कि हम प्रोटेक्ट करेंगे जो कल्चर है, खासकर जो माइनॉरिटीज़ का कल्चर है, हम उसको क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे अच्छी तरह से। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसने वक्तन फ़वक्तन इसने ये जो आर्टिकल्स है लाए एंड इन आर्टिकल्स से जो ये बेचारे माइनॉरिटीज़ में आते हैं, स्पेशली जो आदिवासीज़ है, जो ये ट्राइबल लोग हैं, इनकी जो लाइफ है वो किसी हद तक ठीक हुई, मतलब अब उसमें इंटरफेयर स्टार्ट नहीं हुआ। एज वी नो दैट अब इनको बेचारों को क्या किया गया था, फोर्स किया गया था कि आपका जो एक परमानेंट एरिया है वहाँ से वो भाग के आए थे अब सिटीज़ में। नाउ
अब इनको अकोमोडेट करना था खुद को एक सिटीज़ में, एंड उन सिटीज़ में इनको अब मतलब जो बाकी रेस्ट ऑफ लोग वहाँ पे रहते थे, अब वो इनको एक किस्म एक तरह का एक मतलब सुपीरियॉरिटी एंड इन्फीरियॉरिटी वहाँ पे क्रिएट हुई। जो सिटी के लोग थे वो खुद को सुपीरियर कहते थे एज कम्पेयर टू दीज आदिवासीज, एंड वो उनको कहते थे कि ये लोग जो है ये कल्चरली ये टोटली मतलब डाउन है, एंड इनका जो कल्चर है वो कहीं पे भी मौजूद नहीं है। सो अब जो ये आदिवासी बेचारे हैं इनको अब कल्चर के बेस पे अब वो या खासकर ना इनको मतलब कल्चर के बेस पे इन सिटीज़ में इनके साथ भेदभाव होने लगा। अब जो बाकी लोग रहते थे इन सिटीज़ में उनका मानना था कि हमारा जो कल्चर है वो वेल सिविलाइज्ड है या वो वेल पॉलिश्ड है, हम एजुकेटेड लोग हैं, वी आर सिविलाइज्ड, एंड जो आदिवासी से दे बिलोंग टू फॉरेस्ट्स, उनका जो सोच है वो कन्फाइन है अप टू फॉरेस्ट, एंड दे आर नॉट मच मोर सिविलाइज्ड एज कम्पेयर टू जो लोग वहाँ पे रहते हैं। सो इस जो ये सारा मतलब ये डिस्क्रिमिनेशन है इसको ख़त्म करने के लिए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने तरह तरह से आर्टिकल्स प्रोवाइड किए, उसने तरह तरह से मतलब एक ऐसे ऐसे अमेंडमेंट्स पास किए जिन अमेंडमेंट्स में जो ये आदिवासी थे, जो ये ट्राइबल लोग थे, इन्होंने खुद को अकोमोडेट किया। प्रेजेंट का जो सिनेरियो है, जो प्रेजेंट की जो सोसाइटी है उस सोसाइटी में इन्होंने खुद को अकोमोडेट किया अच्छी तरह से, ताकि जो ये आदिवासी है जो मतलब जो इनकी जो उनको लगता है कि दैट जो हमारी लाइफ है ये इनकम्प्लीट है, क्या मतलब हम compete कभी नहीं कर सकते विद दीज जो सिटी के लोग हैं या जो अर्बन एरियाज के लोग हैं। उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने मतलब अच्छी तरह से इनको प्रमोट किया इक्वलिटी, या एज वेल एज जो इनका मतलब ये या जो जस्टिस था वो प्रोवाइड किया, या जो कल्चरल एक यहाँ पे हम देखेंगे इस तरह भी कि जो ये सिटी के लोग थे ये इनको कल्चरली क्या करते थे, डिवाइड करते थे। जो सिटी के लोग थे उनका मानना था कि दैट जो हमारा कल्चर है वो सुपीरियर कल्चर है, मतलब जो हमारा पहनना खाना पीना जो सारी जो चीज़ें हैं जो उनके मतलब डेली नीड्स के साथ अटैचड है, जो उनकी लाइव्स के साथ अटैच्ड है, वो सुपीरियर है एज कम्पेयर टू आदिवासी। एंड जो ये आदिवासी थे इन बेचारों को डिस्क्रिमिनेट किया गया ऑन द बेस ऑफ कल्चर भी, क्योंकि इनकी जो लैंग्वेज थी वो टोटली डिफरेंट थी, इनका जो ड्रेस ट्रेडिशन फूड हैबिट्स वो सारा अलग था। इस बेस पे इनको क्या किया गया, टोटली एलिमिनेट किया गया इन सिटीज़ में। लेकिन साथ ही साथ जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसने प्रोवाइड किए सेफ गार्ड्स, इसने इनको बचाया, इसने इनको प्रोटेक्ट किया, खासकर जो इनका कल्चर है, या खासकर इनको इक्वलिटी प्रोवाइड की, जस्ट प्रोवाइड की, या इसमें कहा गया कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है मतलब यहाँ पे कल्चरल डाइवर्सिटीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडिया में, क्योंकि इंडिया में आपको एक लैंग्वेज या एक मज़हब कभी नहीं मिलेगा। यहाँ पे ऐसे मतलब डिफरेंट वेराइटीज़ के यहाँ पे क्या रहते हैं, लोग रहते हैं। चाहे आप अरुणाचल प्रदेश की बात करो, अरुणाचल प्रदेश वो एक मतलब जगह है इंडिया में जहाँ पे सबसे पहले क्या चढ़ता है, मतलब वो सूरज चढ़ता है कहाँ पे पहले बेटा, अरुणाचल प्रदेश में। इसी तरह से अगर हम वेस्ट की बात करेंगे जो गुजरात में आता है, या हम बिल्कुल करेंगे बात इंदिरा पॉइंट की जो साउथ में आता है, या हम नॉर्थ की बात करेंगे अपना जो एरिया है दैट इज़ जम्मू एंड कश्मीर। तो हर जगह पे आपको डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट कल्चर, वेराइटीज़ के लोग आपको मिलेंगे। जो मतलब अगर हम एक जगह पे इनको रखेंगे तो यू कांट इमेजिन कि ये सभी लोग एक ही कंट्री के होंगे, लेकिन ये बात सच है कि ये सभी लोग जो ये एक ही कंट्री से बिलोंग करते हैं। एंड जो कल्चरल डाइवर्सिटीज़ है यहाँ पे इसी को मद्देनज़र रखते हुए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसने प्रोवाइड किए इस तरह से राइट्स एंड इक्वलिटी, खासकर जो फंडामेंटल राइट है, इस तरह से इसने इसमें मतलब एक आर्टिकल्स मतलब फिक्स किए जिससे हर एक जो वर्ग या हर एक कम्युनिटी का जो इंसान है वो इंजॉय कर रहा है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है बेटा, जो फंडामेंटल राइट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको हम क्या कहते हैं, मेग्ना कार्टा भी। जो फंडामेंटल राइट्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इट्स आल्सो कॉल्ड एज मेग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बात आई आपको यहाँ यहाँ तक समझ में। इसी तरह से जैसे अभी तक हमने पढ़ा था अबाउट दीज आदिवासीज, नाउ लुक टूवर्ड्स बाकी जो माइनॉरिटीज़ है, खासकर जो मुस्लिम कम्युनिटी है, इसके बारे में हम हमें अब देखना है। अगर हम देखेंगे सेंसस 2011 का, सबसे पहले कब हुआ था इंडिया में बेटा सेंसस? 1872 में हुआ था सबसे पहले यहाँ पे सेंसस इंडिया में, 1872
1992 में पहली बार इंडिया में क्या होता है बेटा, सेंसस हुआ था। इसी तरह से 2011 का जो सेंसस था उसमें कहा गया कि 14.2% जो इंडिया की आबादी है वो यहाँ पे कौन से लोग रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं। क्योंकि जो मुस्लिम कम्युनिटी है ये भी डिफरेंट एक हिसाब से, क्योंकि इनका जो रिलीजन है, लैंग्वेज है, या रिलीजियस स्क्रिप्ट्स है, या जो इबादत का वर्शिप का जो तरीका है, या जो इनके फेस्टिवल्स है, ये टोटली क्या है, मतलब क्वाइट ये डिफरेंट है जो बाकी यहाँ पे कम्युनिटीज़ रहती हैं इंडियन सोसाइटी में। इसी तरह से जो ये मुस्लिम्स है ये भी किस में आता है बेटा, ये अंडर आते हैं माइनॉरिटीज़ में। किस में आते हैं बेटा, ये माइनॉरिटीज़ में। अगर हम देखेंगे इसके अलावा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 एंड 28 है उसमें ये फ्रीली कहा गया है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 एंड 28 है उसमें कहा गया है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ फ्रीडम ऑफ क्या होना चाहिए, यहाँ पे हर एक को फ्रीडम ऑफ रिलीजन या यहाँ पे मिलना चाहिए। उसमें कहा गया कि कोई भी वर्शिप कर सकता है, कोई अपने अपने जो फेस्टिवल्स मना सकता है अपने अपने हिसाब से, उसमें कोई इंटरफेयर यहाँ पे नहीं होगा। गोया दैट मीन्स यहाँ पे भी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने मतलब सुविधा प्रोवाइड की है, खासकर जो कम्युनिटीज़ है जिनका जो रिलीजन है वो डिफरेंट है। क्योंकि जो इंडिया है यहाँ पे मेजॉरिटी किनकी है बेटा, हिंदूज़ की। जो मुस्लिम्स है ये भी किस में आते हैं, अंडर माइनॉरिटीज़। अगर हम देखेंगे इसके अलावा 2005 में क्या हुआ था, तब यहाँ पे कांग्रेस की हुकूमत थी। कांग्रेस का प्राइम मिनिस्टर तब था कौन यहाँ पे, मनमोहन सिंह। इसने एक कमेटी बनाई, मतलब चेयर्ड बाय जस्टिस राजेंद्र सहीर इसके अंडर। एंड इस कमेटी ने कहा कि जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ पे इस पे इसको क्या करना था, एक मतलब और ओवरव्यू देना था कि ये कम्युनिटी कैसी है। तो इस कम्युनिटी देखा कि जो ये मुस्लिम कम्युनिटी है ये भी सेम ऐसी है जो बाकी यहाँ पे ट्राइबल्स है, चाहे वो एसटीज है, चाहे वो एससीज है, या चाहे वो मतलब वो है, उन्हीं की तरह जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ है। नो डाउट कि कुछ परसेंट है इनमें जो इंजॉय कर रहे हैं, तो मतलब तरह तरह की जो सुविधाएं। लेकिन रेस्ट जो मुस्लिम कम्युनिटी जो इनमें ओबीसीज आते हैं मुस्लिम में, जो मुस्लिम एसटीज है, या मतलब जो मुस्लिम एसटीज है, वो भी फेस कर रहे हैं सर्टन काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स। एंड इन्होंने देखा कि जो इनकी खासकर एजुकेशन है, मतलब जो बिटवीन है 7 से 16 तक, वो बहुत ही कम है, वो बहुत ही कम है। इसी तरह जो इनका मतलब इकोनॉमिक या सोशल मतलब स्टेट्स है वो भी तो मतलब एक किस्म का वो डाउन है। तो इस सब को देखते हुए जो तब की सरकार थी इसने मतलब बहुत से इनिशिएटिव्स उठाए, इसने बहुत से मतलब ये स्टेप्स उठाए। एंड अलावा इसके अलावा इन्होंने देखा कि कुछ जो मुस्लिम्स होते हैं कुछ बुरका लगाते हैं, या कुछ बियर किसी में दाढ़ी होती है कुछ और। लेकिन ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ मुस्लिम्स इन्होंने इस पे नहीं किया कि हम दाढ़ी और बुरके पे ही देखेंगे कि वही वही मुस्लिम्स है। क्योंकि हमें पता है कि जो मतलब मुस्लिम कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटीज़ में बहुत से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो विदाउट दाढ़ी या विदाउट बुर्का काम करते हैं। तो इस तरह से इन्होंने रिजेंबल किया तमाम जो इसमें मतलब लोग आते हैं, तमाम जो इसमें मतलब ये क्या कहेंगे हम इसको, मतलब पर्सनस आते हैं इस कम्युनिटी में। इन्होंने कहा कि इनकी भी जो लाइफ है वो मतलब वो ठीक नहीं है। तो इस सब को देखते हुए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था इसने मतलब अच्छी तरह से प्रोवाइड किए बेसिक फैसिलिटीज़ फॉर द वेलफेयर ऑफ मुस्लिम्स। एंड इनको भी कहा गया कि आपकी जो डिमांड्स है उनको हम देखेंगे अच्छी तरह से एंड फुलफिल करेंगे। एंड जो बाकी है मतलब जो इसके अलावा है वो हम आने वाला जो चैप्टर है उसमें मैं आपको बताऊंगा अच्छी तरह से। एंड इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने भी प्रोवाइड किया, उसने भी हेल्प किया इन जो माइनॉरिटीज़ है, खासकर जो मुस्लिम कम्युनिटी है, इनकी जो मतलब बेसिक जो राइट्स है या जो पॉलिसीज़ है इनके मतलब फेवर में किए, ताकि जो ये मुस्लिम कम्युनिटीज़ है इनके भी जो मतलब डिमांड्स है वो इंजॉय कर सके अच्छी तरह से। अब अगर हम कंक्लूजन पे आते हैं तो कंक्लूजन में हमने ये मैं आपको बताऊंगा कि इस चैप्टर से हमने देखा कि जो हमारी जो सोसाइटी है इसमें खाली एक ही ग्रुप नहीं रहता है, बल्कि इसमें बहुत ज़्यादा ग्रुप्स रहते है। इसके अलावा जो कम्युनिटीज़ है यहाँ पे और एक ग्रुप रहता है, उसको हम कहते हैं क्या बेटा, मतलब दलित हम उनको कहते हैं। जो दलित है ये मोस्टली कहाँ पे पाए जाते हैं, सिटीज़ में पाए जाते हैं दलित। एंड इनकी भी मतलब बहुत सी मतलब टेल्स है, इनकी भी बहुत सी स्टोरीज़ है जो कि हमें जानना
बहुत ही ज़रूरी है। एंड उसके बारे में भी मतलब हम बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे। जो हमारा आने वाला चैप्टर है, चैप्टर 8, उसमें मैं आपको अच्छी तरह से बताऊंगा इसके बारे में। अब इसके अलावा अगर हम देखेंगे जो इंडियन स्टेट है या जो इंडियन कंट्री है, अगर इसमें अभी भी एक बैलेंस्ड स्टेट है, इंडिया मानी जाती है, या यहाँ पे जो कन्फ्लिक्ट्स बहुत ही कम हो रहे हैं। एक मतलब एक ऐसी कंट्री जहाँ पे डाइवर्सिटीज़ बहुत होंगी, जहाँ पे कल्चरल डाइवर्सिटीज़ है, लैंग्वेज है बहुत, रिलीजन बहुत है। इस कंट्री में जो माइनॉरिटीज़ भी बहुत है। एक बैलेंस्ड सिस्टम बनाने के लिए एक गवर्नमेंट को इस तरह से पॉलिसीज़ बनानी होती है कि जो ये सारे मतलब कम्युनिटीज़ है, इन इन सारी कम्युनिटीज़ की जो डिमांड्स है वो फुलफ़िल हो जाए, तभी एक तभी जो ये मतलब कंट्री है, ये हार्मोनियस रहेगी, ये प्रोग्रेस करेगी। एंड ये डेवलपर मतलब ये डेवलपमेंट करेगी हर एक फील्ड में। जब इस कंट्री को हर एक कम्युनिटी का सपोर्ट बराबर मिलेगा, तभी ये कंट्री प्रोग्रेस कर सकती है। अगर किसी कोई भी कम्युनिटी के जो डिमांड्स हैं, या कोई भी कम्युनिटी को मतलब डिवाइड किया गया, कोई भी कम्युनिटी को मतलब नज़रअंदाज किया गया, तो उससे क्या होगा, उससे जो कंट्री का एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है वो बिगड़ जाएगा। एंड अगर वो बिगड़ गया, तो एक कंट्री को मतलब एक बैलेंस्ड कंट्री जो है ये फिर क्या भाई, ये एक अनबैलेंस्ड कंट्री बन जाएगी। एंड उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये देखा जाएगा कि यहाँ पे कन्फ्यूजन कॉस होंगे, एंड उससे जो आउटसाइडर्स है या जो बाकी कंट्रीज हैं, उनको मौका मिलेगा। बात आई समझ में? तो एक कंट्री को अच्छा बनाने के लिए, या एक कंट्री में प्रोग्रेस करने के लिए, जो कंट्री की एडमिनिस्ट्रेशन होती है या जो कंट्री की गवर्नमेंट होती है, उसको चाहिए कि वो हर एक ग्रुप को अपने साथ उठा के चले, या हर एक ग्रुप उसकी जो डिमांड्स है उनको वो फुलफिल करे। होप कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा। एंड कल मैं आपको इंशाल्लाह इसका चैप्टर 8 पढ़ाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम।